नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल SB स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, यह वीडियो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो का दूसरा भाग है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से 62 तक के बारे में जान चुके हैं। फिर भी हम पिछले वीडियो का रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 62 तक में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो पहले ही राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका है वह पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है और भारत का राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। हमने पिछले वीडियो में यह भी जाना कि राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र तरीका है और वह है महाअभियोग, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद में आई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की समय अवधि का उल्लेख किया गया है। आइए अब जानते हैं आगे। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि हम इस भाग में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति या प्रशासनिक शक्ति। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, केंद्र सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती हैं और अनुच्छेद 77 के द्वारा उसी के नाम से देश की नीतियों का संचालन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार है, जिसके तहत वह प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्यपालों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसी के तहत वह विदेशी राजनयिकों का आमंत्रण पत्र स्वीकार करता है तथा राजदूतों को नियुक्ति पत्र जारी करता है। आइए अब देखते हैं दूसरे प्रकार की शक्तियां, जिन्हें विधायी शक्तियां कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार वह संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 86 के अनुसार वह एक सदन या दोनों सदनों में संदेश भेजने एवं दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 87 के अनुसार वह लोकसभा के प्रथम अधिवेशन में अभिभाषण व वर्ष के आरंभ में दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति रखता है। वह अनुच्छेद 111 के तहत धन विधेयकों पर अनुमति प्रदान करता है। आपको बता दें, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे आमतौर पर हम भारत का बजट भी कहते हैं। वह अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद के दोनों सदनों में गतिरोध पैदा होने की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, परंतु यह ध्यान दें कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
आपको बता दें, संसद की संयुक्त बैठकें उस दौरान बुलाई जाती हैं जब कोई ऐसा विधेयक जो राष्ट्रहित में पारित होना आवश्यक होता है परंतु दोनों सदनों में उस पर सहमति नहीं बनती। तब भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 पैरा 2 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति होते हैं। वह अनुच्छेद 331 के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन करने की शक्ति रखते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत असामान्य स्थिति यानी विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं। आपको बता दें, विश्रांति काल वह समय है जब संसद की बैठकें ना चल रही हों। यह ध्यान दें, नए राज्य के निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, संचित निधि पर भारित व्यय वाला विधेयक एवं राज्य हित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। ऐसे विधेयकों को संसद में लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। आइए अब देखते हैं तीसरे प्रकार की शक्ति जिसे न्यायिक शक्ति कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, उसका परिहार करने और सजा को कम करने की शक्ति प्राप्त है। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति को किसी के मृत्यु दंड को भी माफ करने का अधिकार प्राप्त है। भारत का राष्ट्रपति सैन्य प्रशासन द्वारा प्राप्त सजा या कोर्ट मार्शल की सजा को भी माफ कर सकता है। इसके लिए भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी सार्वजनिक हित के प्रश्न पर आर्टिकल 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। चौथी शक्ति है सैन्य शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति या कमांडर होता है। भारत के राष्ट्रपति को युद्ध और शांति की घोषणा करने तथा सैन्य बल के प्रविस्तारण हेतु आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। पांचवी शक्ति है विवेकाधीन शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है किंतु विशेष परिस्थितियों में उसे अपने विवेक से काम करने की शक्ति प्राप्त है। आइए जानें कि वह अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किन परिस्थितियों में कर सकता है। पहला, जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो। दूसरा, पदाधिकारी की अचानक मृत्यु की दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। और तीसरा, यदि सत्तारूढ़ मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया हो तब। अर्थात जब किसी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो तो वह किसी भी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है। आइए अब देखते हैं अगली और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जिसे आपातकालीन शक्तियां कहा जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 स्थितियों में विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहली, वह संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह ध्यान दें कि वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही की जा सकती है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा खतरे की आशंका मात्र से भी कर सकता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति यह महसूस करता है कि भारत की एकता और अखंडता खतरे में है तो वह भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह भी तय किया गया है कि एक बार में राष्ट्रीय आपातकाल केवल 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और उसके बाद अवधि बढ़ाने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक है। संसद का यह अनुमोदन 2 माह में प्राप्त हो जाना अनिवार्य है। यह ध्यान दें कि भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल 3 बार की गई है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को चीन आक्रमण के दौरान, दूसरी बार 13 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आक्रमण के दौरान और तीसरी व अंतिम बार 26 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के राष्ट्रपति से आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपात के घोषणा की मांग की।
संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि कोई राज्य संवैधानिक रूप से अक्षम हो गया है तो राष्ट्रपति वहां आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय तक भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा लगभग 125 बार की जा चुकी है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की घोषणा पंजाब में 20 जून 1951 को की गई थी और पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा। दोस्तों, आपको बता दें, भारत के दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक 10-10 बार लागू किया गया है। आपको यह भी जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 जनवरी 1968 को तथा अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 को लागू किया गया था। वर्तमान समय तक भारत के केवल 2 राज्यों छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन कम से कम एक या एक से अधिक बार लागू हो चुका है। सबसे रोचक यह है कि भारत में लगभग सभी प्रधानमंत्रियों के समय में भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, लेकिन इंद्र कुमार गुजराल के समय में इसका प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर इसका सामना करने का प्रयास कर सकता है। अर्थात आर्थिक संकट आने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान दें कि भारत में वर्तमान समय तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति की वीटो या निषेधाकार शक्तियों को। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु आपको यह भी जानना चाहिए कि भारतीय संविधान में वीटो जैसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पहली वीटो है आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है और विधेयक को अनुमति के लिए सुरक्षित रख लेता है। दूसरे प्रकार की वीटो है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो। इस वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु यह ध्यान दें, इस प्रकार का विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास पुनः पारित होकर आता है तो उस पर राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य है। तीसरा वीटो है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इस वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। अर्थात इस वीटो शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है, न ही अनुमति देने से मना करता है और न ही पुनर्विचार के लिए उसे वापस लौटाता है। भारत में जेबी वीटो का सबसे पहला प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और यदि हमारे द्वारा किया गया प्रयास आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो के तीसरे भाग में हम राष्ट्रपति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझे जा सकते हैं। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।